बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। बीजेपी गुंडागर्दी करती है। बीजेपी क्रिमिनल्स की वॉशिंग मशीन है। बीजेपी ये, बीजेपी वो, लेकिन अब और भी सब चंगासी। भाई सच कहूँ तो रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन वो कम से कम इस तरह की हिपोक्रेसी कभी नहीं करता था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो राघव चड्ढा कल तक बीजेपी को तरह तरह की गालियां देते फिर रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि मुझे कोई रकम नहीं खरीद सकती, आज उसी राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और खुद तो गए ही, जाते जाते 6 और नमूने भी साथ ले गए। मतलब एक दिन में उन्होंने आधी आम आदमी पार्टी ही साफ कर डाली। बाय द वे राघव जी, कितनी रकम मिली? अब सवाल ये है, क्या राघव चड्ढा अभी बीजेपी ज्वाइन किए हैं या बस अनाउंसमेंट अभी हुई है? इन दिनों बीजेपी में ऐसा भी क्या खास हो गया कि जिसे राघव चड्ढा कभी वॉशिंग मशीन कहते थे, उसमें खुद ही धुलने चले गए? और सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी के मुद्दे उठाने वाले राघव चड्ढा का अब अगला स्टेप क्या होगा? इन सारे सवालों को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आओ शुरू करते हैं। 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा मीडिया के सामने सज धज के आते हैं और बड़े शान से कहते हैं, हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। यहाँ तक तो हम सब सोच रहे थे कि ठीक है, ज्वाइन कर लिया, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने बोला, उनसे इनका जो भी थोड़ा बचा हुआ इमेज था वो भी चला गया। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। सीरियसली चड्ढा जी, कल तक जब आप आम आदमी पार्टी में थे तो बीजेपी पर गालियां बरसा रहे थे। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और आज बीजेपी में आए तो आम आदमी पार्टी के साथ भी वैसा ही कर रहे हैं। बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में पूरी तरीके से फंस चुकी है। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि नीतीश कुमार जी को हम बेकार ही पलटू चाचा कहते थे। असली पलटू तो आप निकले, और वो भी अलग ही लेवल के। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। मतलब आप खाई हुई थाली में छेद नहीं कर रहे, बल्कि जिस थाली में खा रहे हो सिर्फ उसको साफ कर रहे हो, और जिसमें पहले खा लिया उस पर कीचड़ भी उछाल रहे हो। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, राघव चड्ढा सच में काफी स्मार्ट प्लेयर हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। ये बात तो उन्हें अच्छे से पता थी कि अगर वो अकेले पार्टी छोड़ते तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी राज्यसभा की सीट भी जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने हमारे संविधान के लूप होल को निशाना बनाया, जो कहता है अगर किसी पार्टी के 2/3 MPs एक साथ दूसरी पार्टी में जुड़ जाएं तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी का फायदा उठाते हुए राघव चड्ढा ने अपने साथ आम आदमी पार्टी के 10 में से 6 MPs को अपने साथ बीजेपी में शामिल कर लिया। यानी आधी पार्टी रातों रात गायब हो गई। अब राघव चड्ढा का तो समझ आता है कि उन्हें पार्टी करप्ट लग रही थी, इसीलिए उन्होंने उसे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे लोग बीजेपी में किस लिए गए? तो देखो, इस पर राघव चड्ढा ने क्या कहा। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। देश के लिए करियर छोड़ दिया, देश के लिए काम करना है। चड्ढा जी, आप फिल्मी बातें बहुत अच्छी करते हो। चलो मान लिया कि आम आदमी पार्टी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन बीजेपी तो वही अनपढ़ गुंडों की पार्टी है ना, वो तो नहीं बदली। अगर आपको सच में देश के लिए ही काम करना था तो आप सातों मिलकर अपनी अलग पार्टी भी तो बना सकते थे। पढ़े लिखे होकर अनपढ़ों की पार्टी ज्वाइन करने का क्या मतलब? इसका कोई जवाब नहीं है। अब हम आते हैं उस चीज पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि राघव चड्ढा ने हाल में ही बीजेपी ज्वाइन करने का सोचा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कहानी बहुत पहले से लिखी जा रही थी। अब आप पूछोगे कैसे?
जरा याद करो 2024 का वो समय जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए और पूरी आम आदमी पार्टी उनके लिए सड़क पर उतर आई थी। रैलीज, प्रोटेस्ट, कॉन्फ्रेंसेस सब कुछ हो रहे थे, लेकिन क्या इन सब में राघव चड्ढा कहीं दिखे? नहीं। और इसके पीछे क्या कारण था, ये आप खुद राघव से ही सुन लो। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। राघव चड्ढा ने जो कहा वो आधा सच है, और इनकी इस पूरे अदला बदली के खेल के पीछे क्या राज है वो आपको बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो राघव अरविंद केजरीवाल के सबसे क्लोज सर्कल में गिने जाते थे, उन्हीं को बाद में राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटा दिया गया, और तो और उन्हें बोलने से भी मना कर दिया गया। इसी बीच आप एक और पैटर्न देखो, राघव चड्ढा बोलते बहुत सोच समझ के थे। इन्होंने आज तक कभी रिस्की टॉपिक्स पर बात नहीं की और ना ही पिछले कुछ महीनों में बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला, लेकिन जब बारी आई बोलने की तो वो हमेशा सेफ पब्लिक इशू को चुनने लगे। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. यानी कहीं ना कहीं वो खुद की पर्सनल ब्रांडिंग भी करना चाहते थे और सेफ भी रहना चाहते थे। इसी बीच एक ट्विस्ट और भी है। आपको अशोक मित्तल तो याद ही होंगे, हाँ वही जो राघव के बाद डिप्टी चेयरमैन बने। लेकिन जानते हो उनके साथ क्या हुआ? चेयरमैन बनने की ठीक बाद ही उन पर ईडी की रेड भी पड़ गई। मित्तल पर ईडी की रेड चल रही है। राज्यसभा सांसद और उनके बेटे पर छापेमारी की गई है, ईडी की रेड चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अशोक मित्तल और बाकी लोगों को भी एक सेफ प्लेस चाहिए था। अब अगर हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो राघव खुद की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, रिस्क से बचना चाहते हैं, ईडी, सीबीआई जैसे टर्म्स को अवॉइड करना चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सेफ खेल के हीरो बनना चाहते हैं। ऐसे में राघव चड्ढा सहित उन बाकी 6 एमपीज के लिए बीजेपी से सेफ जगह और हो ही नहीं सकती। यही सब चीजें ये दिखाती हैं कि राघव बीजेपी को कब से ज्वाइन करने में लगे हुए थे। वो अलग बात है कि अनाउंसमेंट इतनी लेट की। अब बात करते हैं राघव चड्ढा के अगले मिशन की। तो बीजेपी में राघव के साथ संभवित रूप से 2 चीजें हो सकती हैं। पहला, बीजेपी इन्हें शॉर्ट टर्म यूज करेगी। अगर बीजेपी को पंजाब 2027 इलेक्शन जीतना है तो उसके लिए उन्हें किसी ऐसे चेहरे को खड़ा करना होगा जो काबिल हो, आम आदमी पार्टी के इनर सिस्टम को समझता हो और साथ में उसकी कमजोरियां भी। ऐसे में राघव इन सभी क्राइटेरिया पर परफेक्टली फिट बैठते हैं, और फिर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे बीजेपी इन्हें शेल्फ पर पटक देगी। या फिर दूसरी संभावना ये भी है कि बीजेपी इन्हें जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि राघव देश के लिए एक यंग फेस है। इनमें नेशनल स्पोक्स पर्सन बनने का पोटेंशियल है, और राघव राहुल गांधी के सामने एक तगड़ा काउंटर नैरेटिव वॉइस के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ऑनेस्टली बीजेपी के पास अभी इतना शार्प इंग्लिश बोलने वाला बंदा नहीं है जो अर्बन यूथ से कनेक्ट करे। लेकिन एक चीज़ है जो राघव को जरूर सोचनी चाहिए, बीजेपी वॉशिंग मशीन में जो कपड़े जाते हैं वो हमेशा साफ नहीं निकलते, कभी कभी उनका रंग भी उतर जाता है। ऐसे में अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि राघव का पर्सनल ब्रांड बीजेपी के अंदर सरवाइव करेगा या डूब जाएगा। इसके बाद अब सवाल रह जाता है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का फ्यूचर कैसा होगा। इसका जवाब अगर सीधा बोले तो दोनों के लिए फेस काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में बार्गेनिंग पावर काफ़ी हद तक कम हो गई। ऐसे में बिल्स रोकना मुश्किल होगा, कमिटीज इन्फ्लुएंस डाउन रहेगा, फिर ऑप्शन कोएलिशन में भी वेट कम होगा। और तो और जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी एक मात्र स्ट्रॉन्ग स्टेट है, वहां 2027 के इलेक्शन में अब राघव चड्ढा खड़े होंगे। ऐसे में वहां आम आदमी पार्टी का जीतना काफी मुश्किल लग रहा है। अब देखा जाए तो नेशनली ये पार्टी पहले ही सिमट चुकी है, और ऐसे में बस एक ही सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब की रीजनल पार्टी बन के रह जाएगी या हालत इससे भी बुरे होंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जरा हम बात कर लेते हैं केजरीवाल के फ्यूचर के बारे में। केजरीवाल को देखा जाए तो वो पहले से ही लीगल बैटल में उलझे हैं। लीकर पॉलिसी केस अभी भी चल रहा है, ऊपर से अब पार्टी के अंदर भी इतनी हलचल हो गई है। यानी एक तरफ वो कोर्ट की मार झेल रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही लोगों की। बट वेट, आम आदमी पार्टी की तरह इस आदमी को अंडर एस्टिमेट करना शायद मूर्खता होगी, क्योंकि ये वही बंदा है जिसने 2011 में 0 से पार्टी बनाई, 2015 में 67 सीटें जीती, जेल गया, बाहर आया, फिर भी इलेक्शन लड़ता रहा
और ये चीज़ हर किसी के बस की नहीं होती। लेकिन इस बार चैलेंज काफ़ी अलग है। पहले के दुश्मन भारी थे, बीजेपी, नरेंद्र मोदी एक्सेट्रा, लेकिन अब जो दुश्मन है वो अपने हैं और अपने वाले ज़्यादा गहरी चोट देते हैं। अब यहाँ से केजरीवाल का कमबैक तभी पॉसिबल है जब वो ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब दें, इतने सारे लोग क्यों गए? क्या सच में पार्टी में कुछ गलत था या फिर जो गए वो गलत थे? तो दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूँगी कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन किया, ये उनका हक था, लेकिन जिस तरह गए पार्टी को बदनाम करके 6 MP साथ लेके, ये सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल थी जो उन्होंने 24 अप्रैल को चली। अब जाते जाते आपसे बस एक ही सवाल है, क्या यहाँ से राघव चड्ढा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे या फिर वो बीजेपी के बाकी लोगों की तरह बस यूं ही सिमट कर रह जाएंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं भारती फिर मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।